मैं शोभापुर परिवार को संवेदनाएं भेजने में अपने दल को भी शामिल करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। Everybody sit down. Chief Secretary. जी महोदय। सहानुभूति 100 शब्द परिवार को भेजा जाए। जी महोदय। अभी प्रश्न काल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी मनप्रीत जी अपना प्रश्न पूछें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से जानना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी है उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय रक्षा मंत्री जी अपना जवाब दें। महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस घटना के खिलाफ कड़ी रणनीति बनाई है। जैसे ही हमारी सरकार ने इस घटना के खिलाफ जानकारी मिली तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना सऊदी अरब का विदेशी दौरा रद्द किया और तुरंत भारत के लिए रवाना हो गए। आने के पश्चात गृह मंत्री व वरिष्ठ मंत्रियों से बातचीत करते हुए एक ठोस रणनीति बनाई। महोदय, मैं आगे बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना को अंजाम देने वालों को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार ने इस घटना पर एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी सेना ने 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। यही नहीं बल्कि इस कार्रवाई के दौरान ICR 14 में पुलवामा मास्टरमाइंड भी मारे गए। डीजीएफ के मुताबिक इस कार्रवाई में मारे जाने वाले रुखान आपकी यूसुफ अजहर व अब्दुल मालिक भी हैं। और आगे बताना चाहूंगा कि भारतीय वायु सेना ने में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया। इस तरह से हमारी सेना ने आतंकियों के द्वारा मारे गए निर्दोष नागरिकों का हत्या का बदला लिया। धन्यवाद अध्यक्ष। कुमारी मनप्रीत जी अपना प्रश्न पूछें। माननीय महोदय जी, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से भारत पर आतंकी हमले हो रहे हैं। जैसे भारतीय संसद पर हमला, कभी उड़ी हमला, कभी पुलवामा हमला, अभी आतंकी हमला। क्या सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है या हमारी सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रक्षा मंत्री जी अपना जवाब दें। माननीय महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक शायरी के माध्यम से देना चाहूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मैं अपने साथी सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो भी आतंकी हमले हुए हैं उनका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ तो इस हमले में भारतीय सेना के 40 सैनिक शहीद हुए थे। तब हमारी सेना ने ऑपरेशन बदर चलाकर पाकिस्तान के अधीन बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करके हमारी शहीद सैनिकों का बदला लिया। इसी तरह अब पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों का बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लिया। धन्यवाद अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 102 कुमारी रजनी जी अपना प्रश्न पूछें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि भारत सरकार हमारे उत्तर पूर्वी राज्य को लेकर हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रही है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने हमारे उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर को दंगों की आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया गया है। महोदय, मणिपुर में 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और हैवानियत की खबरें सुर्खियों में है। महोदय, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को पिछले 30 दिनों में मणिपुर के बारे में बोलने का समय ही नहीं मिला है, लेकिन इन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने का पर्याप्त समय मिला है। आदरणीय महोदय, ये तो वैसा ही है
रोम चल रहा था, नीरव बांस सिक जा रहा था। मैं चाहूंगी कि हमारे गृह मंत्री जी इन घटनाओं पर अपना बयान दें। धन्यवाद महोदय। माननीय गृह मंत्री जी अपना जवाब दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को बताना चाहती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त कदम उठाए गए हैं। जिन भी लोगों ने वहां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने वहां तैनात सैनिकों बलों को तैनात किया तथा इन जगदंगों में जिस किसी को किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, उन सबका हर्जाना सरकार द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार के दंगों को भविष्य में रोकने के लिए सरकार ने सदन पटल पर एक नया बिल प्रस्तुत किया है, जिसमें वह भीड़ द्वारा की गई हिंसा पर दोषियों को 7 वर्ष तक जेल तथा फांसी का भी प्रावधान किया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष। हमारी सभी जी अपना पूर्ण प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन हथियारों की गृह मंत्री साहिबा बात कर रही हैं, वे एक ही रात में आम आदमी तक कैसे पहुंचे? क्या प्रशासन सो रहा था या खुद इस तस्करी में शामिल था? महोदय, जहां तक मैं जानती हूँ, पुलिस तो खुद उपद्रवियों को हथियार देने में व्यर्थ थी। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जब ये दुर्घटना घटी तो एक भी FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? सीता सिस्कियां बढ़ती रही, माँ बाट जोतती रही, मेहंदी वाले हाथ सवाल पूछते रहे और सड़क पर मरने पिटने वाले तमाशे बनते रहे। लोग छतों से नजारा देख रहे थे, क्या सरकार भी ये नजारा देख रही थी? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय गृह मंत्री जी अपना जवाब दें। मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि वो हथियार उन लोगों तक देश विरोधी ताकतों द्वारा पहुंचाए गए थे। और रही बात, जिस समय यह घटनाएं घटित हुई, उनकी FIR दर्ज की गई थी, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी थी जो सामूहिक रूप से की गई, जिस कारण उन कार्यों की FIR दर्ज करना संभव नहीं था। परंतु मैं हमारी सरकार की तरफ से यह वादा करती हूँ कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 103 भूपेंद्र जी अपना प्रश्न पूछे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जी क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐशो आराम तथा ऐशी से जुड़ी है, वह सस्ती हो रही है तथा सामान्य जन की रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं व खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो रही हैं। 2002 में जो चावल 12 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो 60 रुपए में मिल रहा है। चीनी 15 रुपए से 45 रुपए में मिल रही है। दाल 20 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वही प्याज 8 रुपए से 60 रुपए में मिल रहा है। आम आदमी का इस महंगाई में जीना मुश्किल हो रहा है। सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं? ब्यौरा यह बताएं कि आज अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारे देश का पैसा केवल 25% ही लोगों के हाथों में रह गया है। अगर हम वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 RBI की रिपोर्ट को देखें तो 109 देशों की सूची में भारत का 88वें स्थान पर नाम आता है। सरकार ने अमीर गरीब की आय के अंतर को कम करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं? ब्यौरा दें। धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री जी अपना जवाब दें। महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी, आजकल इस देश में कोई भी देश 10 नहीं रहा है। आज का युग बदलता युग है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बदल रही है, जिसका प्रभाव हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। फिर भी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के बीच इस पर नियंत्रण करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐशो आराम के सामने पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगे हो रहे हैं, जिनका कारण आपकी सरकार कर रही है। मूलभूत जरूरतें, खाद्य वस्तुएं, दवाइयों पर सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाया है। टैक्स रेट को 5% से 3% किया है। ऐसे आराम के सामान पर टैक्स रेट बढ़ाया है, जिसका असर
संदर्भ में बाजार में देखने को मिलता है। अभी मुद्रास्फीति की नियंत्रण में है तथा घट रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी के पूछे गए सवाल का मैं उत्तर देना चाहूँगा कि आज अमीर और गरीब का अंतर बढ़ रहा है, परंतु विकास का फायदा गरीबों तक भी पहुँच रहा है। जहाँ 2000 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यक्त करने वाली व्यक्तियों की संख्या 55% सीमा 2019 में यह संख्या घटकर 25% रह गई है। सरकार का यह लक्ष्य है कि 2025 तक यह संख्या घटकर 25-20% करना है। समाज द्वारा गरीबों के उत्थान के लिए उन्हें मनरेगा योजना के तहत उन्हें रोजगार दिया जा रहा है तथा स्वरोजगार के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाकर उन्हें आर्थिक मदद जा रही है, जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, शिक्षा और कानूनों का उनका लागू करना, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि योजनाओं के माध्यम से हमें सरकार ने विकास का फायदा गरीबों तक पहुँचाने में हमारी मदद करी है। गरीबों को पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमारी किरण जी अपना प्रश्न पूछें। यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व गुरु कहलाने वाले भारत में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसके पीछे मुख्य कारण है कि विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण मजबूर होकर बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। बहुत से गरीब परिवार वाले अपने बच्चों की महंगी फीस देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि अध्यापकों का अभाव है। सरकार ने अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? ब्यौरा दें। प्रश्न नंबर 2, माननीय मंत्री जी ये भी बताएं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? ब्यौरा दें। प्रश्न नंबर 3, माननीय मंत्री जी ये भी बताएं कि वर्तमान सरकार ने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना बजट पास किया? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना जवाब दें। माननीय महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य साथी को बताना चाहूँगी कि यह सत्य है कि भारत विश्व गुरु है और हमेशा विश्व गुरु रहेगा। हमारी सरकार शिक्षा के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। मैं अपने साथी को यह भी बताना चाहूँगी कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से शिक्षा पर कार्य कर रही है। 2023 से 2024 तक हमारी सरकार ने टीटीटी में पीटीटी पदों पर लगभग 10,000 पदों पर शिक्षकों की रेगुलर भर्तियां करके शिक्षकों की कमी को पूरा किया है। कुछ भर्तियां हमारी सरकार ने HKRN के माध्यम से करके शिक्षकों की कमी को पूरा किया है। आने वाले 1-2 सालों में नई शिक्षक भर्तियां निकलेगी, जिससे शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। माननीय महोदय, मेरे साथी का बच्चों की शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य पर चिंता करना जायज है। हमारी सरकार को भी उनके स्वास्थ्य की चिंता है। मैं अपने साथी को बताना चाहूँगी कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उनका स्वास्थ्य व मानसिक विकास करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। रही हमारी सरकार की बात, तो हमारी सरकार ने स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे समय समय पर बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है, जिसमें उनका HB, वजन, हाइट तथा आंखों की जांच की जाती है। बच्चों की जांच के लिए चिकित्सकों की एक टीम आती है। बच्चों को आयरन की टैबलेट बांटी जाती है ताकि बच्चों में खून की कमी न रहे। मैं बताना चाहूँगी कि स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य के लिए 6 महीने में 1 साल से 19 साल तक के बच्चे को एल्बेंडाजोल की गोली बांटी जाती है, ताकि बच्चों के पेट में कीड़े आदि न हो और वे स्वस्थ रहे। यही नहीं महोदय, बच्चों को स्कूल में ही पौष्टिक भोजन दिया जाता है। भोजन के साथ दूध भी दिया जाता है, ताकि बच्चों में कुपोषण न हो। हमारी नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य ही बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास करना है। हमारी नई शिक्षा नीति ने बच्चों के स्कूली बैगों का बोझ कम कर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है कि बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। उनको सामाजिक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों को भावी जीवन से जोड़ने का काम करती है। माननीय महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि पिछली सरकार ने शिक्षा पर जो खर्च
किया था, हमारी सरकार ने उसे और अधिक बढ़ा दिया है। जो बजट 2003 से 2004 में 8,225 करोड़ था, हमारी सरकार ने 2025-26 में बढ़ाकर उसे 12,08,650 करोड़ रुपए कर दिया है, जो पिछले वर्ष के शिक्षा बजट से 6.22% ज्यादा है। उम्मीद है मेरे साथी को अपने उत्तर मिल गए होंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कुमारी सिमरन जी अपना प्रश्न पूछें। सभी सदन में बैठे सभी लोगों का ध्यान हमारे देश में हो रही गौ हत्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। गौ माता को हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता का रूप माना जाता है। ऐसे में भी भारत में 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गौ हत्या करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यह बात प्लीज माफ नहीं होती माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत एक हिंदू देश है जहाँ पर 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, लेकिन महोदय की शर्म की बात तो ये है, इसके बावजूद भी भारत बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में गौ माता की रक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय कानून मंत्री जी अपना जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए गौ हत्या के प्रश्न के संदर्भ में सदन को निम्न तथ्यों से अवगत कराना चाहती हूँ। आदरणीय महोदय, संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुषों की नस्लों को सुधारने एवं उनको सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है। आदरणीय महोदय, देश के कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़कर लगभग पूरे देश में ही गौ हत्या पर आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा चंडीगढ़ में गौ हत्या करने पर बड़ी सजा का प्रावधान है। आदरणीय महोदय, मैं सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहती हूँ कि यह विषय वैसे भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिसके तहत राज्य सरकार को इस विषय में कानून बनाने का अधिकार है। आदरणीय महोदय, कितनी अफसोस की बात है कि जिन राज्यों में गौ हत्या पर कोई रोक नहीं है, वहाँ सरकार हमारे पक्षी दलों की है। आदरणीय महोदय, कितने अफसोस की बात है कि केरल में सड़क पर गौ माता को मारकर उसको पका कर खाने वाली पार्टियां आज सदन में गौ हत्या पर प्रश्न पूछ रही है। शांति बनाए रखें, सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण चलने दें। महोदय, मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि जिस गौ माता की पूंछ पकड़कर वो आज राजनीति करना चाहते हैं, यदि उन्होंने अपने सदन में गौ माता के पैर पकड़कर राजनीति की होती तो वे आज विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता में होते। आदरणीय महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों को सुझाना चाहती हूँ कि गौ माता को केवल चुनावी मुद्दा ना बनाए, बल्कि आए दिनकर जी की इन पंक्तियों का अपने जीवन में ध्यान करें। लिख हो तो दृश्य अगाण दे, लिख हो तो दृश्य अगाण दे, लोगों के सारा ब्रह्मांड दे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी सिमरन जी अपना मुद्दा उठाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक अति संवेदनशील मुद्दा उठाना चाहती हूँ। माननीय महोदय, अर्थात हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। माननीय महोदय, आज इस संसद का ध्यान हम देश की महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार, हिंसा व उनके शोषण की ओर दिलाना चाहती हूँ। माननीय महोदय, मुझे अत्यंत पीड़ा होती है जब किसी टीवी चैनल, पत्रिका या न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर मिलती है कि किसी मासूम बच्ची का, किसी युवा महिला का या किसी बुजुर्ग महिला का बलात्कार करके उसको मार दिया गया है। क्या हम उसी देश में रह रहे हैं जिस देश में महिला को देवी का दर्जा दिया जाता है? माननीय महोदय, मैं गृह मंत्री से जानना चाहती हूँ कि क्या इस संवेदनशील मुद्दे की जानकारी सरकार को नहीं है? अगर है तो हमारी सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की? धन्यवाद महोदय। माननीय गृह मंत्री जी अपना जवाब दें। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे साथी को बताना चाहती हूँ कि यह मुद्दा अति संवेदनशील मुद्दा है।
लेकिन मेरे साथी का हमारी सरकार पर यह आरोप लगाना कि हमारी सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है सरासर गलत है। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार शुरुआत से ही महिलाओं और बच्चों के प्रति गंभीर रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए, अनेकों कार्यक्रम चलाए व तरह तरह की योजनाएं चलाकर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए, जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए कड़े कानून के नियम बनाए हैं। इसके अलावा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में लिप्त लोगों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करना, जिनका प्रमुख उद्देश्य है पीड़ित महिलाओं को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय प्राप्त कराना है। पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कराने के लिए निर्भया फंड की शुरुआत कराना और महिला हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत कराना है। शी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स और महिला हेल्प डेस्क महिलाओं को कानूनी चिकित्सा व मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में यौन अपराधों के लिए प्रवर्तन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान भी शामिल किया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष। अब सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। आगे की कार्यवाही में कुमारी गुरविंदर जी अपना पेश प्रस्ताव करेंगी। माननीय महोदय, हमें कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। हाल ही में पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष नागरिकों की हत्या यह दर्शाती है कि सत्ताधारी नागरिकों की सुरक्षा करने में असफल रहा है। सरकार प्रति वर्ष दावा करती है कि हमने रक्षा बजट बढ़ाकर सेना को मजबूत किया है। 2023 से 2024 में रक्षा बजट का आंकड़ा 4,54,773 करोड़ रुपए बताया गया था, जबकि 2025 से 2026 का रक्षा बजट आंकड़ा पहले की अपेक्षा अधिक है। लेकिन बार बार आतंकी घटनाएं हमारी सेना की असफलता को दर्शाती है। अतः माननीय महोदय, सुरक्षा का मुद्दा हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सभी कार्य को छोड़कर इस पर चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद। कुमारी गुरविंदर जी, जैसा कि आप जानती हैं कि प्रश्नकाल में इस प्रकार के प्रश्न पहले ही पूछे जा चुके हैं। अभी सदन की कार्यवाही चलने दें। जो सदस्य कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में हैं, कृपया अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। मैं घोषणा करती हूँ कि कार्यस्थगन के पक्ष में बहुमत नहीं है। यह प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। यह शासन नहीं कुशासन है, शासन नहीं कुशासन है। विपक्ष को शांत होने के लिए कहती हूँ, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं, शांत रहें। कृपया अभी कार्यवाही चलने दें। कुमारी महक जी अपना मुद्दा उठाएं। धन्यवाद महोदय। पिछले दिनों 18 जून को सर्वदलीय जनप्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम घटनास्थल दौरा किया, जिस पर नई दिल्ली से प्रकाशित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने गंभीर रूप से संसद के विशेष अधिकार को भंग किया है। समाचार पत्र ने देश के अखंडता से जुड़ी टिप्पणी की है कि वही सदन को खटमल तथा पशुओं का सदन कहा है जो दूसरों की कमाई पर जीते हैं। यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए निवेदन करती हूँ कि इस मामले को उठाने दीजिए। धन्यवाद महोदय। महक जी, आपने इस संबंध में कोई कॉपी नोटिस नहीं दिए हैं। आप समाचार कॉपी के साथ नोटिस दें। मैं विचार करूंगी आप यह मुद्दा नहीं उठा सकती। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही यह लेख पढ़ा और आज सुबह 10 बजे नोटिस दे दिया है। मैं इसको विशेषाधिकारी हनन समिति को सौंप दूंगी। छानबीन करके जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है कि मेरी ओर से तथा माननीय सदस्य की ओर से भारत रूस के महामहिम राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन एक शिष्टमंडल के साथ भारत की 3 दिन यात्रा पर हैं। रूस तथा भारत में पुराने दोस्ताना संबंध रहे हैं तथा हम इन संबंधों को तरोताजा कर रहे हैं। आगे भी सहयोगी बनकर हम यह कार्य करते रहेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। अपने देश में उनकी सुखद यात्रा की
महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित रिपोर्टों से संबंधित कागज की प्रतियां सभा के पटल पर रखना चाहती हूँ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन संस्थान पुणे की वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट की हिंदी व अंग्रेजी की संस्करण की प्रति। पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की पहचान। पूरे देश में सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन, सड़कों और पुलों के कार्य के लिए मानकों और विनिर्देश और अध्ययन के लिए अनुष्ठान और विकास वर्ष 2023 की रिपोर्ट कुशल योजना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस रिपोर्ट से संबंधित सभी कागजात के मंच पर रखा है। केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कोलकाता के वर्ष 2023 से 2024 के वार्षिक प्रतिवेदन के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति। केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान मुंबई के वर्ष 2023 से 2024 के कामकाज पर सरकार द्वारा हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की प्रति। धन्यवाद। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। कुमारी मनप्रीत जी मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगी। महोदय, आज भारत का पढ़ा लिखा युवा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए पढ़ा लिखा युवा प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए महंगे महंगे कोचिंग संस्थानों की ओर रुख कर रहे हैं। ये कोचिंग संस्थानें महंगी फीस तो ले लेती हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा प्रदान करने में असफल रही हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ रहा है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिसका प्रभाव अन्य बच्चों पर भी पड़ रहा है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इन कोचिंग सेंटरों की लूट में लापरवाही की ओर दिलाना चाहती हूँ। मैं अनुरोध करती हूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्री इसका वक्तव्य दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मानव संसाधन विकास मंत्री जी। हमारी सरकार इस समस्या पर गंभीरता से कार्य कर रही है। सरकार ने इन कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। मैं इसको विस्तार से बताना चाहूँगा। इस बात से अगर कोई छात्र बीच में इन कोचिंग सेंटरों को छोड़ता है तो उस कोचिंग सेंटर को उसकी बाकी की फीस 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी। एक साथ पूरी फीस वसूल करने पर कार्य। अब कोई भी कोचिंग सेंटर किसी छात्र से एक साथ पूरी फीस वसूल नहीं कर सकता, वह उससे किस्तों में फीस लेंगे। नियमों का उल्लंघन। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए होगा। सरकार इन भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई कर रही है। जैसा हरियाणा में भी इन कोचिंग सेंटरों को लेकर सरकार की नजर रहेगी और इन पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय महोदय जी, यह कार्रवाई बच्चों के हितों की रक्षा के लिए की जा रही है। धन्यवाद महोदय जी। कुमारी रजनी जी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे इस गंभीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहूंगी कि कोचिंग संस्थानों की लापरवाही व अव्यवस्था के कारण आए दिन लड़के लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं। इसका अन्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मैं आपको कुछ घटनाओं से अवगत करवाना चाहती हूँ। राजस्थान के कोटा के एक सेंटर में एक छात्र ने छत से कूदकर आत्महत्या कर दी। इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोचिंग सेंटरों की लापरवाही के कारण दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में सीवरेज का पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस पगड़न में कई छात्र घायल हो गए। इस तरह की घटनाएं सरकार पर सवाल उठा रही है। मैं चाहूंगी कि मंत्री जी इन पर अपना बयान दें। धन्यवाद महोदय। मानव संसाधन विकास मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने कलेक्टर को पत्र लिखा है कि इन कोचिंग संस्थानों पर कानूनों को सख्ती से पालन करवाएं तथा उन पर कार्रवाई करें। मैं आगे अपने साथी को बताना चाहूँगा कि कोचिंग संस्थान भारत में समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही इन पर कानून बना सकते हैं।
संविधान की 7वीं अनुसूची को में शिक्षा को समर्थित सूची में शामिल किया गया है। महोदय, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली कोचिंग हादसे पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थान को सील करवा दिया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जांच शुरू की गई। आगे बताना चाहूँगा कि कोटा में जो आत्महत्याएं हो रही हैं उस पर भी कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और कोचिंग संस्थानों को तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों की सहायता करने के लिए कहा गया है। धन्यवाद। अब विधायी कार्य शुरू होता है। अब कृषि मंत्री अरमान जी कृषि विधेयक 2022 पूर्ण स्थापना करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री कृषि विधेयक प्रस्ताव 2022 की पूर्ण स्थापना का अनुरोध करता हूँ। अनुमति है। जब सरकार करे बात जन जन के भले की, तो अब किसान की रहवान जिला उसकी विधि बदलेगी। माननीय महोदय जी, मैं चर्चा के सामने होती है। अध्यक्ष महोदय जी, जो दूसरों का पेट भरा करता था, आज उसके पेट के लाले पड़े हुए हैं। उन बच्चों को ना ये अच्छी शिक्षा मिल पा रही है और ना ये अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। कर्ज के मकरजाल में फंसकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारी किसान हितैषी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसानों के हित में कानून बनाया जाए। इसमें निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई है। पहली, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देना। दूसरी, फसल नष्ट होने पर बीमा प्रदान करना। तीसरी, कुछ खाद्य पदार्थों से स्टॉक लिमिट हटाना। चौथी, किसानों के लिए भंडारण का उचित प्रबंधन करना और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसल को मनचाही जगह बेचकर मुनाफा कमा सकता है। धन्यवाद। कृषि मंत्री जी द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव पर कल चर्चा की जाएगी। सभी सदस्यगण मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर अपना अपना मत रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महोदय जी, मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ। आजादी के बाद पहली बार सरकार ने किसानों की बदहाली को नजर में रखते हुए कोई कानून बनाने का निर्णय लिया है। आशा करती हूँ कि मेरे विपक्ष के साथी भी इस बिल को लाने में सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। युवा सांसद कुमारी मनप्रीत जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सरकार जिस कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रही है, मुझे लगता है कि माननीय कृषि मंत्री और सरकार को इस बात का जरा सा भी आभास नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब किसानों की जमीनों को हड़प लेंगी। गरीब किसान व अनपढ़ किसान न तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती के बारे में जानता है और विवाद होने पर न ही न्यायालय का खर्च वहन कर पाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पक्ष की नेता कुमारी सुहाना जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे साथी की आशंका बिल्कुल निराधार है। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 100% किसानों के हित में है, जिसके तहत कंपनी को जमीन खाली करनी होगी, वो भी समय रहते हुए। अगर कंपनी जमीन खाली नहीं करती तो उसमें लगा हुआ सारा ढांचा किसानों का हो जाएगा। जमीन हड़पने की बात तो दूर रही। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। विपक्ष की नेता कुमारी गुरविंदर जी। अध्यक्ष महोदय जी, मुझे लगता है कि कृषि मंत्री जी व सरकार की इस बिल के माध्यम से केवल अपने चहेते पूंजीपतियों को और अधिक धनाढ्य बनाने की योजना है। मुझे तो किसानों का कहीं इसमें हित नजर नहीं आता। मैं इस बिल का पूर्ण विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदय जी। माननीय प्रधानमंत्री जी। मेरी साथी गुरविंदर जी बड़ी बुद्धिमान है, पर फिर भी मैं उनको बताना चाहूंगी कि बीमा कंपनी किसी की चहेते नहीं होंगी। इसके लिए बकायदा अखबार व अन्य माध्यमों से टेंडर डाले जाएंगे। जिस भी कंपनी का प्रदर्शन रिकॉर्ड सबसे अच्छा होगा और जो कंपनी ज्यादा भुगतान करेगी, उसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, ना कि किसी चहेती कंपनी को। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि किसानों की फसलों के नुकसान का निरीक्षण सरकारी मशीनरियां करेगी और जो रिपोर्ट सरकारी अधिकारी देंगे, बीमा कंपनी को उसी के हिसाब से क्षतिपूर्ति करनी होगी। अब मेरे किसान भाई को किसी प्रकार का घाटा सहन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हमारी सरकार का दावा है। धन्यवाद। बीमा कंपनी बीमा के इस रूप से किसानों से बड़ी रकम देगी और नुकसान में क्षतिपूर्ति के नाम पर किसानों को एक टूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और किसान अपनी हालत पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमा किस्त के रूप में किसान भाइयों से केवल 1,000 रुपये सालाना प्रति एकड़ जमा करवाने होंगे। इसके बदले में अगर किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो उसे निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाएगा। 75 से 100% नुकसान पर 25,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। 50 से 75% नुकसान पर 18,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। 25 से 50% नुकसान पर 12,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और 25% नुकसान पर 6,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद। युवा सांसद सिमरन जी। माननीय महोदय, आमदनी देखने में बहुत आकर्षक है, लेकिन इनके लिए जो औपचारिकता पूरी करनी होती है, मुझे नहीं लगता कोई किसान इन औपचारिकता को पूरा कर पाएगा, क्योंकि किसान के आगे दुविधा होगी कि वे औपचारिकता पूरी करे या फिर खेती बाड़ी संभाले। धन्यवाद महोदय जी। रक्षा मंत्री आशीष जी। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरे साथी जानते हैं कि हर गांव में अटल सेवा केंद्र खुले हुए हैं। वहां जाकर किसान अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी तथा संबंधित खेत की पंजीकरण कॉपी जमा करवाकर फसल का बीमा करवा सकते हैं और इसमें रही बात भुगतान की तो अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को बता दूं कि जो टीम नुकसान को देखने के लिए आएगी वह टीम किसान का खाता नंबर व संबंधित विवरण लेकर जाएगी। किसानों के भुगतान की राशि किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। मोदी सरकार किसानों की हालत को इस बिल के माध्यम से और भी खराब करना चाहती है। ये स्टॉक लिमिट हटाने से पूंजीपतियों का मनचाहा भंडारण कर लेंगे और किसानों से कम दामों पर खरीद कर बाजारों में मनचाहे दामों पे बेचेंगे। भला इस बिल के माध्यम से किसानों को कैसा फायदा होगा? ये भी केवल पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने की बात है। क्या मेरे सवाल का जवाब सरकार के पास है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। महिला एवं बाल विकास मंत्री महक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने साथी को बताना चाहती हूँ कि सरकार किसानों को कोल्ड स्टोर व भंडारण के लिए सब्सिडी देगी, जिससे किसानों की फसल को सुरक्षित व भंडारित रखा जा सकता है और जब बाजारों में फसलों के दाम बढ़ेंगे तो उन्हें मुनाफे पर बेचा जा सकता है। इस आया है कि सरकार चोरियों को खत्म करना चाहती है। भगवान मंत्री जी सरकार को सदबुद्धि प्रदान करे। वह उस कड़ी को हटाना चाहते हैं जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे मेरे साथी मंत्री बिचौलिए कह रहे हैं। वो किसानों के सबसे बड़े मुसीबा है, क्योंकि किसानों की सबसे अधिक सहायता यही लोग करते हैं। खुद तो अपनी सरकार सहायता नहीं करती, जो सहायता कर रहे हैं उनको भी हटाया जा रहा है। मैं किसान विरोधी बिल का विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी। कुछ सरकार नियम चलाता है और अनौपचारिक संगठन चलाता है, इसी कारण किसान कर्ज में फंसता चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी का कहना है कि बिचौलिया किसानों का सबसे बड़ा मददगार है, लगता है मेरे साथी को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। जो ये अनौपचारिक संगठन किसानों को धन ब्याज में जरवाते हैं, इससे किसान ऋण के मकरजाल में फंसते चले जाते हैं और हमारी सरकार यह नहीं चाहती कि किसान इस तरह के ऋण के मकरजाल में फंस कर कर्ज सहे और फिर भी इस विधेयक के तहत किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। अध्यक्ष जी, पिछले कानूनों में जो व्यवस्था रही थी, हमने वो व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से कर दी है। धन्यवाद महोदय जी। पैसा उधार ना लें तो सरकार ने किसानों के इस बिल में क्या व्यवस्था की है? कृषि मंत्री जी, सदन आपसे जानना चाहता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कृषि मंत्री जी
महोदय जी, इस विधेयक में किसानों को सस्ता ऋण महंगा औपचारिकताओं के साथ दिया जाएगा। मैं युवा संसद को बताना चाहूंगा कि सरकार जानती है कि बहुत से किसान इन औपचारिकताओं के कारण ऋण लेने से कतराते हैं। अध्यक्ष जी, बैंकों से किसानों के लिए ब्याज दर 7% सालाना होगी, जो कि सबसे कम होगी। अध्यक्ष जी, हमने जो विधेयक बनाया है इसके सभी पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अगर फिर बीच में कोई कमी रह गई है तो उसे अवश्य दूर कर लिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष। प्रश्न है कि कृषि विधेयक पर कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। जो युवा संसद इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहेंगे। जो युवा सांसद इस पक्ष में नहीं है वो ना कहेंगे। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत हाँ है, हाँ का बहुमत हाँ है, हाँ का बहुमत हाँ है। यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। अब इस प्रस्ताव की आगे की कार्यवाही के लिए उस सदन में भेजा जाता है। आज की कार्यवाही यहीं पर समाप्त की जाती है। कि आज का ये युवा संसद कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा मेरे विचार से। बाकी तो निर्णायक होने बैठे हैं आपके बीच में, ये अंतिम निर्णय से अच्छा रहता है, लेकिन मुझे लगता है मैं बधाई देता हूँ बहुत बहुत मैडम सीमा राठी जी को, सुनीता जी को और आप सब बच्चों को। बहुत आपने प्रयास किया। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली तो क्या आप आगे की जाएंगे ऐसे